हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। तो मैंने आज सोचा है कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 2 लाने का। दोस्तों, आज शेड्यूल था सर्विस कॉस्टिंग का। सर्विस कॉस्टिंग वन शॉट लाने का मेरा प्लान था, लेकिन कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 1 मैंने रिकॉर्ड करके रखा था और लेक्चर नंबर 2 आज मैंने सोचा खत्म कर देते हैं। उसके बाद ही मैं ये वन शॉट चालू करूंगा। मतलब कल से सर्विस कॉस्टिंग का वन शॉट चालू होगा दोस्तों। मतलब कल सर्विस कॉस्टिंग का वन शॉट होगा। तो आज मेरा आइडिया है कैपिटल गेन को पूरा का पूरा खत्म करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, अगर आपने कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 2 बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए। और लाइक करके अगर आप सेम 3 एग्जाम में रॉक करना चाहते हो तो भैया टीचर को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए और पहले आप कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 1 देखिए दोस्तों। आप कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 1 देखोगे, उसके बाद ही कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 2 बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बिकॉज लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सिखाया है और लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको सम्स करवाऊंगा। अब बोलोगे भैया ये जो सम्स है, ये जो डायरेक्ट टैक्स का मैथ है, ये जो कॉस्टिंग का मैथ है, ये सब नोट्स कहां मिलेगा? तो नोट्स के लिए बाबू आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया गया है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए फॉर नोट्स। जितने भी नोट्स है हमारे, वो नोट्स आपको हमारे वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अपडेट्स अगर चाहिए तो अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, काइंडली आप लोग ज्वाइन करके रखिए फॉर नोट्स, फॉर संजीवनी बूटी एंड फॉर एवरीथिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैपिटल गेन का हम लोग आज सम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों लोग, अगर आप कैपिटल गेन भूल चुके हो ना, अगर आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अभी भी कैपिटल गेन का नहीं है तो आप एक बार रिवाइज कर लो। बिकॉज बहुत बढ़िया तरीके से आपको लेक्चर नंबर 1 में कैपिटल गेन मैंने समझाया है। तो काइंडली आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सम्स करने वाले हैं। बहुत इजी सम्स होते हैं, एक दो सम्स जस्ट आपको देखने हैं। हो सकता है कि पहला 2 सम्स आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन तीसरे सम से आप ग्रिप बनाना शुरू कर दोगे। तो थोड़ा पेशेंस से देखना पड़ेगा। अरे बाबू सुनो, थोड़ा पेशेंस से देखना पड़ेगा। हो सकता है एक दो सम्स आप लोगों को टफ लगे, लेकिन उसके बाद आप लोगों को इजी 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 एंड इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए हमारा मैथ का। अगर ये मैथ चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो बेटा वो आपको वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को 2 सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ही आप देखिए हमारे पास कितने सर्कमस्टेंसेस है बेटा? 2 सर्कमस्टेंसेस है, 2 सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है मिस्टर मित्रा का। तो मिस्टर मित्रा फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-2025। ये जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं बेटा, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये किसका इन्फॉर्मेशन है? ये मिस्टर मित्रा का इन्फॉर्मेशन है। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये किसका इन्फॉर्मेशन है? मिस्टर मित्रा का इन्फॉर्मेशन। तो मिस्टर मित्रा का 2 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये नंबर 1 नंबर 2, एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। याद करिएगा, अगर 2 तो इन्फॉर्मेशन दिया होता ना तो एक पहले सॉल्व कर लेंगे, दूसरा बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए। मिस्टर मित्रा के बारे में बोल रहा है कि मिस्टर मित्रा ने अपना रेसिडेंशियल हाउस सोल्ड कर दिया। अपना रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस मतलब जिस घर में रहता है उस घर को बेच दिया। He sold the residential house on June 15, 2024। कब बेचा? जून 15, 2024 को बेचा। वो अपना घर को कब बेचा? जून 15, 2024 को बेचा। कितने में बेचा? 7,70,000। अब आपको ये तो डेट पता चल गया कि कौन सा दिन में मिस्टर मित्रा ने अपना घर को बेचा, जून 15, 2024। अब आपको ये पता करना है कि वो खरीदा कब, वो खरीदा कब, वो खरीदा कब। तो ही परचेज द हाउस ऑन March 2, 1998। उसने खरीदा कब था? March 2, 1998 में खरीदा था, मतलब बहुत पहले खरीदा था। तो ये बताइए आप लोग कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो गेन कहलाएगा, जो गेन आएगा अभी, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे? भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो तभी कहते हैं ना अगर 24 महीने से कम होता, अगर 2 साल से कम होता। अगर असेट हेल्ड किए हुए 2 साल से कम होता तो ना हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाते। लेकिन ये घर तो आप बेच रहे हो 2024 में, लेकिन खरीदे 1998 में, इतना पहले घर खरीद रखे हो। तो ये ऑफ कोर्स बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला है, सीधा सा बात है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा ना। अच्छा, तो ये घर को आप 7,70,000 में बेच रहे हो जून 15, 2024 में, और खरीदे कब?
खरीदे कब? खरीदे कब? खरीदे मार्च 2 1998 को 75,000 में खरीदे, 75,000 में खरीदे। लेकिन सर अगर कोई 2001 से पहले वाला घर रहता है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया होता है। आपने सिखाया था अगर कोई 2001 से पहले वाला घर रहता है, क्योंकि 2001 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नहीं दिया रहता है। अगर कोई 2001 से पहले वाला घर रहता है तो फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा। तो दिया हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अप्रैल 1 2001 वाज 1,50,000। अब आप बोलोगे भैया कि इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है या इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेना है। कॉपी पलट के देखो, पन्ने पलट के देखो, हमने आपको दो केसेस समझाए थे। हमने बेटा पहली ही क्लास में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आप लोगों को जब फॉर्मेट सिखा रहे थे तो दो केसेस समझाए थे। एक तो अगर 23 जुलाई 2024 के पहले पहले सेल हो रहा है, क्या सेल 23 जुलाई 2024 के पहले हो रहा है? आप क्वेश्चन में जाके देखो, क्या सेल 23 जुलाई 2024 के पहले पहले हो रहा है? नहीं, जून 15 2024 को हो रहा है ना? तो अगर सेल 23 जुलाई 2024 के पहले पहले हो रहा है, मतलब हाँ सर हो रहा है, तो 23 जुलाई 2024 के पहले। सेल कब हो रहा है? जून 15 2024 को। अगर सेल ये 23 जुलाई 2024 के पहले पहले हो रहा है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है। मैंने आपको क्या बोला? इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन निकालना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालना है। ठीक है, क्लियर है? और मैंने आपको बताया था कि अगर असेट 2001 के पहले का हो, असेट 2001 के पहले का हो, असेट अगर एक्वायर किए हो 2001 के पहले का, देखिए असेट ये कब का है बताइए? 1998 का है। 1998 का है ना, मतलब 2001 के पहले है। असेट कब एक्वायर किया? मार्च 2 ये 1998। हमने आपको ये भी बताया था कि असेट अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का है तो आपको कॉस्ट और एफएमबी उसमें से जो हायर रहेगा उसको ले लेना। कॉस्ट और एफएमबी उसमें से जो हायर रहेगा उसको ले लेना। ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को? तो आइए सबसे पहले फॉर्मेट आप बनाइए, फॉर्मेट आप बनाइए, उसके बाद बात होगा। आइए ये सम का फॉर्मेट आप बनाइए, आइए। तो कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से लिखते हैं, जरा आप लोग देखिए किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर ऊपर में लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। मतलब सर इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है या नहीं लेना है? भाई लेना है इंडेक्सेशन बेनिफिट, क्योंकि सेल कब हुआ है? 23 जुलाई 2024 के पहले पहले हुआ है। सेल कब हुआ है? ट्रांसफर कब हुआ है? देखना, ट्रांसफर जून 15 2024 को है ना, मतलब 23 जुलाई 2024 के पहले पहले अगर सेल हुआ है, 23 जुलाई 2024 के पहले पहले अगर सेल हुआ है तो तुम्हारे इंडेक्सेशन बेनिफिट नीते होबे, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेके करना। मतलब एलटीसीजी का फर्स्ट वाला ऑप्शन जो था उसको अपनाना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑफ मिस्टर मित्रा, ऑफ मिस्टर मित्रा फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 टू ये 26। ठीक है, चलिए फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा? एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर, ज्यादा झमेला नहीं है इसमें, ज्यादा झमेला नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले पहले फर्स्ट का कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या था? रेसिडेंशियल हाउस था ना। फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है हम लोग को? रेसिडेंशियल हाउस दिया हुआ है। तो ऐसे करके लिखना है रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस। फर्स्ट वाला हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले पहले, उसके बाद सेकंड वाला करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर लिखिए पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखिए अमाउंट रुपीस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेटा जी फॉर्मेट क्या हुआ करता था पता है आप लोगों को? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट क्या हुआ करता था सर? फॉर्मेट भी दिखा दीजिए। देखिए हम लोग क्या लिखते थे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कितने में बेचा। सबसे पहले पहले क्या लिखा करते थे? कॉपी पलटा के देखो, फॉर्मेट क्या था? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसका मतलब सेल कितने का हुआ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसको प्यार से आप लोग सेल प्रोसीड्स भी बोल सकते हो, सेल प्रोसीड्स भी बोल सकते हो कि सेल कितने का हुआ। तो जो रेसिडेंशियल हाउस था, अरे बेटा रेसिडेंशियल हाउस जो था उसका सेल कितने का हुआ बताओ तो? 7,70,000 सर, 7,70,000। देख 7,70,000। ठीक है सर, ये गंदा को क्लियर कीजिए ना। हाँ सर लीजिए, 7,70,000 का सेल है। कितना का सेल है? 7,70,000। ओके सर, तो लिखिए 7,70,000 का सेल है। डन, क्लियर है?
अच्छा, उससे क्या लेस करते हैं बेटा? उससे लेस करते हैं एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। वो जो सेल वेल में जो ट्रांसफर हुआ ना, वो जो सेल वेल में जो एक्सपेंस हुआ ना, खर्चा हुआ, उसको लेस करते हैं, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। ये बताइए तो कुछ एक्सपेंस एक्सपेंस दिया हुआ है क्या ट्रांसफर का? क्वेश्चन में क्या कुछ एक्सपेंस एक्सपेंस दिया हुआ है क्या ट्रांसफर का? सेल करने का कोई एक्सपेंस दिया हुआ है क्या? नहीं, तो नील लिखिए, नील। क्या लिखोगे बेटा? नील, नील। ठीक है, तो बचेगा क्या? बचेगा वही 7,70,000 सर। ठीक है, ओके। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे नेट सेल कंसीडरेशन। नेट सेल कंसीडरेशन इसको आप बोलोगे, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या लेस करना रहता है? इसमें से आपको लेस करना रहता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। ठीक है, तो ये अपने लोग निकालेंगे नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 1 में। ठीक है, नोट नंबर 1 में। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन का क्या रूल था बताओ तो? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन तो हम लोग निकालना जानते हैं भैया, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ एक्वाजिशन। लेकिन असेट एक्वायर किया हो गया है 1 अप्रैल 2001 के पहले। अगर असेट 1 अप्रैल 2001 के पहले एक्वायर किया जाता है तो कॉस्ट और एफएमबी में से जो हायर रहता है उसको कंसीडर करते हैं अपने लोग। ठीक है, तो लिखो नीचे में वर्किंग नोट आओ, नीचे में वर्किंग नोट आ जाओ, जगह वगह छोड़ के, क्योंकि अभी अपने लोग को सेकंड सेकंड वाला भी करना है ना, सेकंड वाला भी करना है। ठीक है, तो नोट नंबर 1, असेट अक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। असेट हम लोग कब एक्वायर किए? 1998 को ना। ये बताओ असेट एक्वायर कब किया? असेट खरीदे कब थे? 1998 को। तो 1 अप्रैल 2001 के पहले एक्वायर किए ना। तो अगर असेट आप 1 अप्रैल 2001 के पहले एक्वायर करते हो तो सबसे पहले तो कॉस्ट देखना, उसके बाद एफएमबी देखना, उसमें से जो हायर रहेगा उसको ले लेना। कॉस्ट देखना, एफएमबी देखना, उसमें से जो हायर रहेगा उसको ले लेना। तो कॉस्ट कितना है बता? कॉस्ट है सर 75,000। हमने एक्वायर कितने में किया था? हमने एक्वायर किया था 1998 में 75,000। और एफएमबी कितना है? एफएमबी, एफएमबी मतलब ये कितना है? फेयर 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 मार्केट वैल्यू कितना है? 1,50,000। 1,50,000 दिया हुआ है ना, 1,50,000। अब बता इनमें से हायर कौन सा है? बता इनमें से हायर कौन सा है? सर इनमें से हायर तो भैया ये वाला 1,50,000। तो मतलब 1,50,000 को लेके ही हम लोग सम्स बनाएंगे, 1,50,000 को लेके ही हम लोग सम्स बनाएंगे। एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 को लेके ही हम लोग सम बनाएंगे। ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन किस तरीके से निकालना है? देख स्क्रीन पे, देख देख ए ए बच्चा लोग, देख किस तरीके से बनाएंगे। देख सबसे पहले हम लोग निकाले कि हम लोग का असेट जो है हम लोग एक्वायर किए थे 2001 से पहले। इसीलिए अगर आप असेट को एक्वायर करते हो 2001 से पहले तो आपको कॉस्ट और एफएमबी देखना पड़ेगा। तो कॉस्ट कितना था? ये 1998 का बिल्डिंग का 75,000। और एफएमबी कितना दिया हुआ था? 1,50,000। इनमें जो बड़ा रहेगा उसको लेके सम्स बनाएंगे। मतलब इनमें से जो बड़ा कौन सा है? 75,000 1,50,000 में ये बड़ा कौन सा है? 1,50,000। इसको लेके सम्स बनेगा। ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन किस तरीके से निकालता है? देख लिखना 1,50,000। ठीक है, अपना जो प्रीवियस ईयर का इंडेक्स है, अपना अपना प्रीवियस ईयर का इंडेक्स कितना है? इंडेक्स आपको बताया था ना, अपना प्रीवियस ईयर का इंडेक्स कितना है? ये चार्ट में देख, ये चार्ट में आप लोगों को इंडेक्स दिखाए थे। अपना प्रीवियस ईयर का इंडेक्स याद रखना 363 है। कितना है? 363। 24-25 का लिखना है। अपना प्रीवियस ईयर का जो इंडेक्स है वो कितना है? 363, 363। इसका नीड नहीं पड़ेगा, इसका 363 है, याद रखना बस अपना प्रीवियस ईयर का इंडेक्स। और 2001 के हिसाब से बना रहे हैं ना, 2001 के हिसाब से बना रहे हैं ना, एफएमबी एज ऑन 2001, तो उसका इंडेक्स कितना है? 100। देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करना है। देखो अपना प्रीवियस ईयर का इंडेक्स यहां पे लिखना 363। और जिस साल का वो है, जिस साल का वो बिल्डिंग है, जिस साल का वो तुम मान रहे हो उसका इंडेक्स देखना 100। हम लोग 2001 का मान रहे हैं अभी, 1998 का बिल्डिंग था लेकिन हम लोग एफएमबी एज ऑन 2001 ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो लेटेस्ट ईयर का लिखना, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का लिखना, और यहां पे लिखना जिस साल का वो बिल्डिंग है, जिस साल का वो बिल्डिंग है, जिस साल का वो बिल्डिंग है उसका इंडेक्स लिखना। इंडेक्स लिखना पड़ता है, इंडेक्स। तो 1,50,000 इंटू 363
डिवाइडेड बाई 100, निकाल निकाल कितना निकलेगा, 1,50,000 इंटू 363 डिवाइड बाई 100, 544,500, 544,500, ठीक है। निकाल वैल्यू, निकाल कितना निकलेगा, लेस कर 7,70,000 लेस 544,500 कितना, 225,500। इसको अपने लोग क्या बोलेंगे, इसको अपने लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। क्यों सर, क्योंकि 20 साल बाद बिल्डिंग बिका है, 20 साल बाद बिल्डिंग बिक रहा है, अगर 24 महीने से ज्यादा कोई असेट होल्ड करके रखते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही कहलाता है। 24 महीने से ज्यादा कोई असेट होल्ड करके रखते हो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही कहलाता है। अब सेकंड वाला पढ़ते हैं, आइए। फर्स्ट वाला तो हो गया ना, सेकंड वाला पढ़ते हैं। सेकंड वाला क्या था, He sold the shares of AB Company Limited on February 12, 2025। मतलब वो शेयर्स बेचा, वो शेयर्स बेचा, वो शेयर्स कब बेचा, शेयर्स बेचा फरवरी 12, 2025 को वो शेयर्स बेचा। और खरीदा कब था, मार्च 21, 2024 को। वो खरीदा कब था, 2024 को, बेचा कब, 2025। खरीदा कब था, 2024 को, बेचा कब, 2025। मतलब 12 महीना भी नहीं हुआ। अगर कोई असेट को आप 12 महीना भी नहीं रख रहे हो बेटा, अगर कोई असेट को आप 12 महीना भी नहीं रख रहे हो ठीक तरीके से, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, बताइए। अगर कोई असेट एक्वायर किए 12 महीने भी आपका नहीं हुआ है, 12 महीने भी अगर कोई असेट एक्वायर किए हुए नहीं हुआ है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। वो शेयर खरीदे कब, मार्च 21, 2024। बेच कब रहे हैं, फरवरी 12 को, तो 12 महीने हुआ है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है उस केस में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो कहलाता है इस केस में, ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ। अच्छा, इसका सेल वाला अमाउंट लीजिएगा 18,700, ठीक है। चलिए आइए आइए, एकदम हूबहू, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आप लोगों को फॉर्मेट पता है ना, तो लाइन लाइन टानिए, हेडिंग दीजिए, इसी में लाइन टानिएगा, इसी में हेडिंग दीजिएगा, शेयर्स। बी नंबर है शेयर्स, बी नंबर क्या है, शेयर्स। सबसे पहले लीजिएगा, सबसे पहले लीजिएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या लीजिएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब कितने में बेचा तूने शेयर्स, मतलब क्या लिखना पड़ेगा, सेल प्रोसीड्स। मतलब ये जो शेयर्स है बेटा कितने में बेचा, 18,700 में बेचा शेयर्स, 18,700 में। लेस क्या करते हैं इसमें से, लेस करते हैं एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। ये क्या है, नील, दिया नहीं हुआ एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। कितना निकलेगा बेटा फिर, 18,700 ही निकलेगा, ठीक है। इसमें से लेस कीजिए, लेस कीजिए कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। ये बताओ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन निकलता है क्या, हाँ सर निकलता है, चप्पल खोल के मारेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट उल्टा के देखो, कॉपी पलट के देख, कॉपी पलट और देख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम लिखवाए थे कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन लेना। क्या लेना बाबू, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन लेना। क्या लेना, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन लेना। तो लेस कर इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। ये क्या निकला बेटा, ये निकला नेट सेल कंसिडरेशन। इसका नामकरण करना मत भूलना, नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है। ये जो निकला ना, इसको क्या बोलते हैं, नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से लेस करना कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। कितने में एक्वायर किया था ये शेयर्स, ये शेयर्स कितने में एक्वायर किया था, 15,300 में एक्वायर किया था। देख 15,300 में एक्वायर किया था, तो जिस कॉस्ट में एक्वायर किया था उसको लिख दे 15,300, लेस कर 18,700 लेस 15,300, 3400। 3400 का क्या हुआ है बेटा तुमको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लिख दे इधर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, क्लियर है मक्खन, बिल्कुल। आइए अभी सेकंड सम, सेकंड सम देखिए तो क्या दिया हुआ है, सेकंड सम देखिए क्या दिया हुआ है। मिस्टर बबलू, ओ बबलू, क्या हाल चाल है बबलू। एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। प्लीज एक बार फटाफट फटाफट से लाइक हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम्स कब आते हैं भाई। तुम लाइक करोगे, मैं एग्जाम्स के लिए दुआ करूंगा तुम्हारा, ठीक है। तो देखो मिस्टर मिस्टर बबलू के बारे में दिया हुआ है। मिस्टर बबलू एक्वायर्ड ए ज्वेलरी फॉर 60,000। मतलब मिस्टर बबलू 60,000 में ज्वेलरी खरीदा। मिस्टर बबलू 60,000 में ज्वेलरी खरीदा। सर कब खरीदा,
1 जुलाई 1995। हाँ, मेरे को लगा ही था, मेरे को लगा ही था, बिकॉज आज के जमाने में ज्वेलरी 60,000 में नहीं मिलती बाबा। आज के जमाने में ज्वेलरी लाखों लाखों में मिलती है। तो मिस्टर बबलू जो था वो 60,000 में क्या खरीदा? ज्वेलरी खरीदा बेटा, ज्वेलरी। उसका उसका बीबी उसको मारता होगा, उसका बीबी उसको बेल्ट वेल्ट से मारता होगा, इसीलिए मिस्टर बबलू ने अपना बीबी के खातिर 60,000 का ज्वेलरी खरीदा। कब खरीदा? 1 जुलाई 1995। मतलब फिर भैया, फिर वापस 2001 से पहले का असेट है, 2001 से पहले का असेट एक्वायर्ड किया गया असेट है। ठीक है सर, ओके। फिर दिया हुआ है ऑन 1/7/2005, मतलब 1 जुलाई 2005 को मिस्टर बबलू को क्या पता, मिस्टर बबलू हैज सीन ए डायमंड वर्थ 25,000 इन सच ज्वेलरी। मतलब वो जो ज्वेलरी था ना, उसके ऊपर वो डायमंड चढ़ाया। आप समझिए बात को। मिस्टर बबलू ने 60,000 का ज्वेलरी खरीदा 1 जुलाई 1995। अब 2005 में मिस्टर बबलू के दिमाग में क्या आया कि उसमें ना, उस ज्वेलरी में वो डायमंड का ना कुछ वो किया। ठीक है, मतलब उसको, इसको बोलते हैं अपने लोग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। उस ज्वेलरी पे डायमंड लगवाया गया, उस ज्वेलरी पे वो डायमंड का हीरा मोती होता है ना, वो सब लगवाया गया। तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इसको अपने लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब घर खरीदे हो और घर को जो इंप्रूव कराते हो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये क्या है बेटा? ये कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन है, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मतलब ज्वेलरी खरीद ली है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, और ज्वेलरी पे डायमंड चढ़ाया गया, ज्वेलरी पे डायमंड वो चढ़ाया गया, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। एज ऑन 1/6/2023 मिस्टर बबलू सोल्ड द ज्वेलरी। तो मिस्टर बबलू ने क्या किया? 1/6/2023 को मिस्टर बबलू ने बेच दिया। अब बीबी बीबी के साथ डाइवोर्स हो गया होगा बेटा, बबलू का मिस्टर बीबी बीबी के साथ वो डाइवोर्स हो गया होगा। तो 1 जून 2023 को मिस्टर मिस्टर बबलू ने क्या किया? वो ज्वेलरी को बेच दिया। कितने में बेचा? 10 लाख में बेचा, 10 लाख में बेचा। उसके लिए उसने ब्रोकरेज भी पे किया। सर ये ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकरेज मतलब होता है एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर की सेल के लिए, अगर सेल करवाने के लिए कितना खर्चा किया, सेल करवाने के लिए कितना खर्चा किया, तो जितना सेल वैल्यू था उसका 1% ब्रोकरेज लगा। मतलब ये क्या है? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑफ ऑन ट्रांसफर जो लेस करते हैं ना, वही है। And दिया हुआ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच ज्वेलरी एज ऑन 1/4/2001 वाज 2 लाख। अपने को कैपिटल गेन हुआ या लॉस हुआ वो निकालना है। आइए निकालते हैं, क्या बात है, आइए निकालते हैं। देखिए सोल्यूशन नंबर 2, ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन, ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बबलू फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-2026। ठीक है, तो भैया इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है या इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेना है? देखो सोल्ड, सोल्ड कब हो रहा है वो देखो। सोल्ड हो रहा है 1 जून 2023। तो हम क्या बोले? 23 जुलाई 2024 के पहले अगर सोल्ड हो रहा है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है। अगर 23 जुलाई 2024 के पहले सोल्ड हो रहा है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है। तो ये 23 जुलाई 2024 के पहले सोल्ड हो रहा है ना? आप डेट देखो, 23 जुलाई 2024 के पहले सोल्ड हो रहा है ना? हाँ सर, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है बेटा। चलिए आइए देखिए, चलिए लिखिए, आइए देखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसका दो ही कॉलम लगता है, इसका आपको ज्यादा कॉलम नहीं लगेगा। सबसे पहले लिखिए सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसको अपने लोग प्यार से सेल प्रोसीड्स भी बोलते हैं। जिसको अपने लोग प्यार से क्या बोलते हैं? प्यार से बोलत है सेल प्रोसीड्स। कितना में खरीदा था, कितना में बेचा, कितना में बेचा, बताओ कितना में बेचा? बिक्री कितने में हुआ वो ज्वेलरी? इसको मिटा देते हैं, हाँ। कितने में बिक्री हुआ देखो तो? बिक्री हुआ सर 10 लाख में, 10 लाख में बेचा गया। तो 10 लाख में बेचा गया, लिखो 10 लाख।
लेस करो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। सेल में कितना खर्चा हुआ, सेल कराने में कितना खर्चा हुआ, अरे सेल वेल जो करवाए उसका कितना खर्चा हुआ, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर का बोला हुआ है 1% ब्रोकरेज, 1% लगा, सेल का 10%, सेल का 1% बोला ना, देखो ना, 1% ऑफ द सेल वैल्यू ये इसका ब्रोकरेज था। 1% ऑफ 10 लाख, 1% ऑफ 10 लाख कितना होता है बताओ तो, 10,000। बताओ कितना बचेगा, 9,90,000, 9,90,000। इसको बोलना नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब इसमें से क्या लेस करते हैं, इसमें से अपने लोग लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। इसमें से क्या लेस करेंगे, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है ना, हाँ सर लेना है। क्यों लेना है, बिकॉज वो 23 जुलाई 2024 के पहले सेल हुआ है। बेटा अगर सेल 23 जुलाई 2024 के पहले, ट्रांसफर अगर 23 जुलाई 2024 के पहले है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है। तो लेस कीजिए, लेस कीजिए इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। अब इसमें भी एक बात है कि अगर 2001 से पहले एक्वायर किया हो तो कॉस्ट और एफएमबी में से जो हायर रहता है उसको देखा जाता है, ठीक है, तो वही वाला तो केस है सर। तो आइए वर्किंग नोट नंबर 1, असेट, असेट एक्वायर कब किया गया था बताइए, असेट एक्वायर्ड, लिखिए असेट एक्वायर्ड, असेट एक्वायर कब किया गया था, ज्वेलरी एक्वायर कब किए थे, 1/7/1995। असेट एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 1995, मतलब 2001 के पहले एक्वायर किए ना, 2001 के पहले एक्वायर किए ना। तो असेट एक्वायर्ड बिफोर 2001 अगर हुआ तो आप लोगों को वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा, असेट एक्वायर्ड ऑन 1/7/1995। तो इसमें आप देखिएगा कॉस्ट और देखिएगा एफएमबी एज ऑन 1/4/2001, इसमें जो हायर रहेगा वो ले लीजिएगा, ठीक है। कॉस्ट कितना था, 60,000 का कॉस्ट था, मतलब ये एसेट, एसेट हम कब एक्वायर किए थे, कितने में एक्वायर किए थे, 60,000 में एक्वायर किए थे, कितने में एक्वायर किया था एसेट, 60,000 में एक्वायर किए थे। और एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 कितना है, मतलब 2001 के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 2 लाख, 2001 के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 2 लाख, ठीक है। अगर असेट अगर असेट 2001 के पहले एक्वायर किया गया हो बेटा, तो आप देखिएगा उसका कॉस्ट और एफएमबी एज ऑन 1/4/2001 उसमें से जो हायर रहेगा वो ले लीजिएगा। तो कॉस्ट कितना था उसका, कितने में एक्वायर किए थे, कितने में एक्वायर किए थे, कितने में गहना खरीदे थे, 60,000 में, कितने में गहना खरीदे थे, 60,000 में। एफएमबी कितना था, 1/4/2001 के हिसाब से 2 लाख, हायर कौन सा है, हायर है बेटा 2 लाख। तो पूरा का पूरा सम 2 लाख के बेसिस पे ही बनेगा, पूरा का पूरा सम 2 लाख के बेसिस पे ही बने, मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन हम लोग 2 लाख के बेसिस पे ही निकालेंगे, 2 लाख के बेसिस पे ही निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन में देख, स्क्रीन में देख किस तरीके से निकालें, देख सबसे पहले वो वैल्यू लेना है 2 लाख, हम लोग 2 लाख के बेसिस पे करा ना, मतलब कि 2 लाख, ठीक है। फिर इंडेक्स, इंडेक्स कॉस्ट लेना, इंडेक्स कॉस्ट लेना फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल तुम ट्रांसफर करे उसका उसका इंडेक्स कॉस्ट लेना, कितना है 363। प्रीवियस ईयर का इंडेक्स कॉस्ट कितना, 24-25 का इंडेक्स कॉस्ट कितना है, 24-25 ना, प्रीवियस ईयर का इंडेक्स कॉस्ट याद रखना 363, 24-25 का इंडेक्स याद रखना 363 है। और हम लोग 2001 के हिसाब से करें ना, हम लोग 2001 के हिसाब से लिए ना, 2001 के हिसाब से लिए ना, तो 2001 का इंडेक्स कितना है, 100 लिखवाए हैं, देख सब कुछ लिखवाए हैं सर, इतना याद करना पड़ेगा नहीं, लेटेस्ट का याद रख लेना बस। हम क्या बोले आपको, 2023-24, 24-25, 2025-26 और 2001-2 याद करके रख दिया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लिखवाए सबसे पहले आपको प्रीवियस लेटेस्ट ईयर, ये जो लेटेस्ट ये प्रीवियस ईयर है ना 363, ये याद रखना है आप लोग को, 363, ठीक है। और 2001 का इंडेक्स 100, तो इंडेक्स लीजिएगा उस साल का जो साल आपका बहुत प्रीवियस ईयर है, ठीक है। फिर डिवाइड कीजिएगा उस साल से जो साल से लिंक रखता है, मतलब 2001 से लिंक रखता है ना, तो 2001 का इंडेक्स कितना है, 100, ठीक है। अब कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कर,
2 लाख इंटू 363 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा बता? 7,26,000। इसको इसको अभी भीतर के कॉलम में लिख, 7,26,000। ठीक है, इसमें और एक चीज लेस करना है, पता है क्या? पता है क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लेस करते हैं क्योंकि दिया हुआ है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दिया हुआ है बेटा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, उसको भी लेस कर। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अरे कैसे सर? अरे 25,000 का डायमंड नहीं लगाया गया था? अगर तुम अगर तुम घर बना लेते हो और घर को इंप्रूव कर रहे हो, उसका भी जुड़ाता है। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट का कॉस्ट कितना था बताओ? इंप्रूवमेंट का कॉस्ट 25,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किस तरीके से निकाला जाता है? नोट्स में जाओ, नोट्स में जाओ, पलटो नोट्स में। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किस तरीके से निकाला जाता है देखो तो। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेने का इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल ट्रांसफर हुआ है उस साल का इंडेक्स, और जिस साल इंप्रूवमेंट हुआ उस साल का इंडेक्स। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल है। तो ये बताओ इंप्रूवमेंट का कॉस्ट कितना है? 25,000। 25,000 का इंप्रूवमेंट हुआ ना, 25,000। ठीक है, ये बताइए किस साल ट्रांसफर हुआ? पिछला साल। तो पिछला साल का इंडेक्स कितना था? पिछला साल का इंडेक्स कितना था? याद रखिएगा 363। अपना लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का इंडेक्स है 363, याद रखिएगा। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का इंडेक्स है 363। तो पिछला साल का इंडेक्स कितना था? 363। ठीक है, और किस साल ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट हुआ? किस साल इंप्रूवमेंट हुआ? कौन सा साल इंप्रूवमेंट हुआ? देखिए तो 2005 में इंप्रूवमेंट हुआ। सर तब इतना बड़ा बड़ा ये इसका इसका इंडेक्स याद करने जाएंगे क्या? 2005 में अगर मान लीजिए इंप्रूवमेंट हुआ तो 2005 का भी ये सब याद करने जाएंगे क्या? नहीं, ये याद फयाद मत करना, दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ये सब दिया हुआ रहेगा। आपको याद करना है बस 2001 का, 2023-24 का, 2024-25 का, 2025-26 का, बस इसका याद करके चले जाना। बाकी सब का गिवन रहेगा क्वेश्चन में, बाकी सब अगर कुछ रहा तो गिवन रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ये बताइए इंप्रूवमेंट कब हुआ था? इंप्रूवमेंट हुआ था 1 जुलाई 2005। तो 1 जुलाई 2005 जब भी कहलाएगा तो 2005-6 के एंगल में आ जाएगा। 2005-6 का इंडेक्स कितना था? 117। 117 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन रहेगा क्वेश्चन में, चिंता मत करो, गिवन रहेगा 117। ठीक है, तो यहां पे लिख दो 117। तो आपको यहां पे वो इंडेक्स लिखना है जो लेटेस्ट है, जो जो अपना प्रीवियस ईयर का है, जो मतलब जो वो ट्रांसफर करने वाला इंडेक्स है, और ये वो लिखना है जहां से एक्वायर किया था या इंप्रूव किया था। ठीक है, तो 25,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाई 117 कितना निकलेगा बताइए? 77,564। 77,564। ऐसे ऐसे करते जाएंगे ना, होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना निकलेगा बताइए? जोड़िए जोड़िए जोड़िए, अरे दोनों को जोड़ के बाहर करो। 726,000 प्लस 77,564 कितना? 803,564। ठीक है, जोड़िए, इन सबको जोड़िए अभी। 9,90,000 लेस करना है ना, लेस करना है। 9,90,000 लेस कीजिए, इसको लेस कीजिए आप। 9,90,000 लेस 803,564 1,86,436। लिखिए फटाफट से लिखिए। 1,86,436। इसको आप क्या बोलोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलना है इसको। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की खरीदे कब बेच कब रहे हैं ना, बहुत दिन बाद बेच रहे हैं ना, 15 साल बाद बेच रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट सम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम टू सेम है, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3, सब कोई होमवर्क जमा करेगा। ठीक है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, आप लोग प्लीज होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाँ आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देखिए, बोला है ऑन 25 अक्टूबर 2025 4,
डिम्पी सोल्ड शेयर ऑफ द कंपनी, मतलब डिम्पी जो थी वो 25 अक्टूबर 2024 को एक शेयर सोल्ड कर रही है। डिम्पी जो थी वो 25 अक्टूबर 2024 को क्या कर रही है, शेयर सोल्ड कर रही है, ठीक है। सी एक्वायर्ड दो शेयर ऑन 12/8 ये 2010, मतलब भैया लॉन्ग टर्म है ये, सीधा सा बात है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये। लेकिन देखिए सोल्ड कब कर रही है, सोल्ड कर रही है 25 अक्टूबर 2024, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए बताइए आप लोग। सर नहीं लेना चाहिए, मत लो इंडेक्सेशन बेनिफिट, क्योंकि अगर आप 23 जुलाई 2024 के बाद सेल कर रहे हो तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेने का, इंडेक्सेशन बेनिफिट मत लीजिएगा। नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जैसे कैलकुलेशन होता है वैसे ही कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है सर, ओके। देखिए सोल्ड कब हो रहा है, देखिए 25 अक्टूबर 2024, ठीक है, यानी 23 जुलाई 2024 के बाद सोल्ड हो रहा है। अगर 23 जुलाई 2024 के बाद सोल्ड हो रहा है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लीजिएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो फॉर्मेट लिखवाए थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो फॉर्मेट लिखवाए थे उसका ऑप्शन नंबर 2 लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहां पे बोला एक्सपेंसेस जो है वो 4500 लगा है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जो है वो 4500 लगा है, ठीक है। बोला सी परचेस्ड रेसिडेंशियल हाउस ऑन 20 वो जनवरी ये 2024 कितने में, 3 लाख में खरीदा, 3 लाख में उसने घर खरीदा, 3 लाख में उसने घर खरीदा, मतलब शेयर्स के बदले वो घर खरीदा है। याद रखिएगा शेयर्स के बदले अगर घर खरीदा जाता है तो 54F लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। शेयर्स के बदले, अगर शेयर्स के बदले या कोई भी सामान है उसके बदले अगर आप घर खरीदते हो तो 54F का एग्जम्पशन मिलता है। किसका एग्जम्पशन मिलता है, 54F का एग्जम्पशन मिलता है। जैसे आप लोगों को सिखाए थे कि घर के बदले घर खरीदोगे तो 54 का एग्जम्पशन मिलेगा, तो वैसे ही शेयर्स के बदले अगर घर खरीदते हो तो 54F का एग्जम्पशन मिलेगा। चलिए आइए देखिए, आइए ये सम को बनाते हैं, ये सम को बनाते हैं, लिखिए तो सोल्यूशन नंबर 4 है ना, आइए लिखिए सोल्यूशन नंबर 4, सोल्यूशन नंबर 4 ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ डिम्पी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025, ठीक है। चलिए देखिए, एक पर्टिकुलर एक अमाउंट का कॉलम बनाइए, एक पर्टिकुलर एक अमाउंट का कॉलम सुंदर सा बनाइए। हम क्या बोले, ज्यादा कुछ बनाने का नीड नहीं पड़ता, पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बनाइए। देखिए किस तरीके से करना है, देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले क्या लेते हैं बताइए, सबसे पहले लेते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब सेल प्रोसीड्स, कितने का सेल हुआ है बता, सेल कितने का हुआ है बता, कितने में बेचा शेयर्स, शेयर्स कितने में बेचा, 4,60,000 में बेचा, 4,60,000 लिख, 4,60,000। लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, सेल में जो एक्सपेंस हुआ उसको लेस करते हैं। कितने का एक्सपेंस हुआ, 4500 का, उसको लेस कर, कितना बचा बता, 4,60,000 लेस 4500 कितना, 4,55,500, ठीक है। इसको बोलना नेट सेल कंसिडरेशन, इसका यूज करने वाला है, देखिए नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन याद करिए, इसका यूज करने वाला नेट सेल कंसिडरेशन इस बार, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या करते थे अपने लोग, इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन करते थे। देखिए तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 2010 में एक्वायर किए थे और 2024 में बेचे, 2010 में एक्वायर किए थे 2024 में बेचे, मतलब क्या है, साफ साफ बात है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लेकिन भैया 25 अक्टूबर 2024 में बेचे, आप बताए थे कि इफ ट्रांसफर टेक्स प्लेस आफ्टर, आप ये बताए थे ना, आप ही एक मिनट, आप बताए थे ना भैया कि अगर सेल, अगर अगर सेल 23 जुलाई 2024 के बाद हो तो ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना, मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेने का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जैसे निकालते हैं वैसे ही सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करने का, और कुछ नहीं, ठीक है। इफ ट्रांसफर टेक्स प्लेस आफ्टर 23 जुलाई 2024, इंडेक्स फिंडेक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट हम लोग नहीं लेंगे इस बार,
हम लोग वो जो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेते थे वो नहीं लेंगे इस बार, ठीक है। बिकॉज सेल कब हुआ है? 23 जुलाई 2024 के बाद हुआ है सेल। 2000 ये 23 जुलाई 2024 के बाद हुआ है, ठीक है। तो लेस कीजिए नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, जैसे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लेस करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना है? कितने में एक्वायर किया था बता तो, कितने में एक्वायर किया था? 1,21,000 में एक्वायर किए थे सर। एकदम डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है क्या? नहीं है भैया, फिर भी लिख दे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर नहीं है तो नील लिख, डायरेक्ट लिख देने का। अगर 23 जुलाई 2024 के बाद ट्रांसफर हुआ है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मत लेना, इंडेक्सेशन बेनिफिट मत लेना, इंडेक्सेशन बेनिफिट मत लेना, ठीक है। चलो आगे, कितना बचा बता? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, कितने का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ बता? 4,55,500 लेस 1,21,000, मतलब 3,34,500। ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसको इसको अपने लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, हम क्या बोले आपको कि अगर आप शेयर्स के बदले घर खरीदते हो, अगर तू शेयर्स के बदले घर खरीदता है, देखो सी परचेस्ड रेसिडेंशियल हाउस, मतलब शेयर्स बेची और घर खरीदी उसके बदले। अगर शेयर्स के बदले घर खरीदते हैं तो 54F पे एग्जाम्शन मिलता है। क्या मिलता है? 54F पे एग्जाम्शन मिलता है। जैसे हम बोले ना, घर के बदले अगर घर खरीदे, घर बेच के अगर घर खरीदते हो तो कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगता है। वैसे ही शेयर्स बेच के या कुछ भी बेच के, गोल्ड सिल्वर कुछ भी बेच के अगर घर खरीदते हो तो 54F के अंडर सब एग्जाम्शन मिलता है। तो लेस करो, इसमें से लेस करना पड़ेगा एग्जाम्शन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ना लेस करना पड़ता है एग्जाम्शन। एग्जाम्शन जो लेस करते हैं ना, उस वो कहाँ लेस करते हैं? यहाँ एग्जाम्शन अंडर 54F। 54F। अब 54 का एग्जाम्शन किस तरीके से लेस किया था देखो। सबसे पहले अपने लोग लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट। आप लोगों को बोल देता हूं, सबसे पहले अपने लोग लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट, ठीक है। जितना भी अमाउंट रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लिख देंगे। बिल्कुल सर। उसको डिवाइड कीजिएगा, उसको आप डिवाइड कीजिएगा, कितने का तूने घर खरीदा, कितने का तूने घर खरीदा, ठीक है। परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, उसको आप डिवाइड कीजिएगा परचेज वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा नेट सेल कंसिडरेशन से। नेट सेल कंसिडरेशन मतलब क्या भैया? नेट सेल कंसिडरेशन मतलब ये, तो जब जब एग्जामिशन निकालना हो 54F का तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट ले लेना, परचेज वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस के साथ डिवाइड करना, उसको इनटू कर देना इसके साथ, नेट सेल कंसिडरेशन के साथ। फॉर्मूला लिखवा दिए, नेट सेल कंसिडरेशन के साथ इनटू कर देना। बात समझा? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है बोल? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3,34,500, है ना? देख देख देख, है ना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,34,500। बोल परचेज वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस कितना है? कितने का घर खरीदा, कितने का घर खरीदा? 3 लाख का घर खरीदा सर, 3 लाख का घर खरीदे, ठीक है। तो शेयर्स के बदले घर खरीदा ना 3 लाख का, 3 लाख का घर खरीदा। ये बोल नेट सेल कंसिडरेशन कितना है? नेट सेल कंसिडरेशन ये है, नेट सेल कंसिडरेशन ये कितना है? 4,55,500। इसके साथ इंटू कर दे, 4,55,500। बस हो गया, क्लियर है ना? 3,34,500 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 4,55,500। ये फॉर्मूला को याद रखना बस, और कुछ नहीं। ओहो, उल्टा उल्टा लिखवा दिए, उल्टा लिखवा दिए, उल्टा लिखवा दिए, उल्टा लिखवा दिए हम। सॉरी गाइस, उल्टा लिखवा दिया हम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाई नेट सेल कंसिडरेशन। लिखो लिखो लिखो, वापस फॉर्मूला लिखो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाई नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन इनटू परचेज वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, इनटू परचेज वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेना, डिवाइड करना नेट सेल कंसिडरेशन के साथ, इनटू कर देना परचेज वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस के साथ। करो, कुछ नहीं होगा, ये 3 लाख यहां आ जाएगा,
ये 4,55,500 यहाँ आ जाएगा। कर एग्जाम्शन निकाल। 3,34,500 डिवाइडेड बाई 4,55,500 इंटू 3 लाख, कितना निकलेगा बता? 2,20,307। 2,20,307। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर आपको एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54F निकालना हो, अगर आप शेयर्स को बेच के या डिबेंचर्स या कुछ को भी बेच के अगर अगर आप घर खरीदते हो ना, तो आपको एग्जामिशन मिलता है 54F का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइड कीजिएगा नेट सेल कंसिडरेशन के साथ, इनटू कर दीजिएगा परचेज वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 3,34,500। नेट सेल कंसिडरेशन कितना था? 4,55,500 इंटू कर दीजिएगा परचेज वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस के साथ। परचेज वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस कितना है? 3 लाख। 3 लाख का घर खरीदे अभी। ठीक है, तो इसको लेस कीजिए, इसको लेस कीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ इसको लेस कीजिए। 3,34,500 लेस 2,20,307, तो 1,14,193 आपका ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। तो 1,14,193 इसका नाम दीजिएगा टैक्सेबल, इस पे टैक्स लगेगा, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है? क्लियर है ना? इसको वापस एक बार बैक करके देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला देखिए, मिस्टर बनिक फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-2025। ठीक है, सबसे पहले तो दिया हुआ है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट हावड़ा, और यहाँ पे गोल्ड का दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है हम लोग को रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट हावड़ा, एक हम लोग को गोल्ड का दिया हुआ है। तो देखिए, हाउस प्रॉपर्टी हम लोग एक्वायर कब किए थे? हाउस प्रॉपर्टी हम लोग एक्वायर किए थे December 10, 2012, मतलब 2012 में एक्वायर किए थे, और हम लोग बेचे कब? June 15, 2024। तो 23 जुलाई 2024 के पहले अगर आप बेचते हो तो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है। इफ ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिफोर जून 15 जून वो 23 2024, देन इंडेक्सेशन बेनिफिट इज टेकन। तो 23 जुलाई 2024 के पहले अगर आप ट्रांसफर करते हो, सेल करते हो, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है। मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट यहां पे लेना है, यहां पर भी लेना है, यहां पर भी लेना है। देखिए, जून 5 और जून 15, मतलब 23 जुलाई 2024 के पहले अगर तुम बेचते हो, अगर डेट ऑफ सेल 23 जुलाई 2024 के पहले है, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है बेटा, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है। तो यहां पे सारा का सारा दिया हुआ है अपने को, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, सेल प्रोसीड्स, ब्रोकरेज, सब कुछ दिया हुआ है। फिर बोला ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2025-2024 मिस्टर बनिक परचेज ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट श्याम बाजार फॉर 12 लाख। मतलब घर के बदले घर, अगर आप घर के बदले घर खरीदते हो तो अंडर सेक्शन 54 के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाता है आप लोगों को, उस घर का टैक्स नहीं लगता। तो ये घर के बदले ये घर को बेच के आप घर खरीद रहे हो, अगर घर के बदले घर खरीदते हो तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके ना? तो आइए एक साथ ही बनाते हैं, एक साथ ही बनाते हैं। सर एक साथ कैसे बना सकते हैं? पर्टिकुलर बनाइए, एक गोल्ड का कॉलम, एक हाउस का कॉलम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट भैया लेना है इसमें, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ऑप्शन नंबर 1, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है। क्यों सर? क्योंकि सेल हो रहा है जून 15 2024 को, जून 5 2024 को। मतलब अगर जुलाई 23 2024 से पहले ट्रांसफर हो रहा है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना, वरना मत लेना। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो लिखो सोल्यूशन 6, सोल्यूशन 6 देखो, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन of Mr. Bunny, of Mr. Bunnick for the assessment year 2024-2025। एक कॉलम बनाइए गोल्ड का, एक कॉलम बनाइए हाउस का। देखिए पर्टिकुलर्स, हाउस लिखिए
गोल्ड की, और दोनों ही इस बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे आप समझे भैया? 2012 में खरीदा, 2024 में बेचा, 2008 में खरीदा, 2024 में बेचा। एक असेट को अगर आप 24 महीने ये तक एक्वायर करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 24 महीने से ज्यादा आप एक्वायर करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये तो भैया बहुत साल से ये एसेट है, तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोनों ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लेना है बताइए? सबसे पहले लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मतलब ये क्या है? सेल प्रोसीड। कितने में बेचा? घर को कितने में बेचा गया? तो घर को बेचा गया भैया 36 लाख रुपए में। गोल्ड को कितने में बेचा गया? गोल्ड को बेचा गया 25 लाख रुपए में। लेस कीजिए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, बेचने बेचने का कोई ये खर्चा वर्चा आया क्या? नील, नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिया हुआ है। नहीं नहीं सर, गलत कर दिए। हाउस का तो दिया हुआ है एक्सपेंसेस, हाउस का तो दिया हुआ था एक्सपेंसेस। देखिए ना, हाउस का दिया हुआ है 2% ऑफ द सेल प्रोसीड्स। हाउस का दिया हुआ है 2% ऑफ द सेल प्रोसीड्स, मतलब 36 लाख का 2%। हाउस का दिया हुआ है एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना भैया? 36 लाख का 2%। तो 36 लाख का 2% निकालिए तो एक बार कितना निकलता है? 36 लाख का 2% कितना? 72,000, 72,000 को लेस कीजिए, बताइए कितना। तो गोल्ड का कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर जिसका दिया होगा उसका ही। 36 लाख माइनस 72,000 तो 35 लाख, 28,000 यहाँ पे 25 लाख। इसको आप लोग क्या बोलोगे? इसको आप लोग बोलोगे नेट सेल कंसीडरेशन। नेट सेल कंसीडरेशन, नेट सेल कंसीडरेशन बोलोगे। अब बताओ, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है कि नहीं लेना है? लेना है कि नहीं लेना है? लेना है कि नहीं लेना है? इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है कि नहीं लेना है? भैया लेना है, लेना है ना। क्यों लेना है? क्योंकि 23 जुलाई 2024 के पहले अगर सेल होता है, अगर 23 जुलाई 2024 के पहले लेना है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है। तो लेस कीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। पहले हाउस का निकालते हैं, हाँ, हाउस का निकालते हैं पहले, हाउस का। देख देख स्क्रीन पे देख, स्क्रीन पे देख। ये बता, एक्वायर किया हुआ कॉस्ट कितना था? कितने में एक्वायर किया था? हाउस को कितने में एक्वायर किया था? घर को कितने में एक्वायर किया था? भैया 6 लाख में एक्वायर किए थे, 6 लाख में एक्वायर किए थे। तो लिख 6 लाख। कौन सा साल बेच रहा है सर? प्रीवियस ईयर बेचे हैं। प्रीवियस ईयर अगर बेच रहा है तो उसका इंडेक्स था 363। प्रीवियस ईयर बेच रहा है तो उसका इंडेक्स कितना था? 363। ये बता एक्वायर कब किया था? एक्वायर किया था 2012 को, 2012 को। तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 2012 का इंडेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो 2012 का इंडेक्स कितना था बताइए तो? कौन सा डेट दिया हुआ है देखिए तो? दिसंबर 10 2012। तो 2012 13 आ गया ना, 2012 13। तो 2012 13 का इंडेक्स कितना था बताइए? 2012 13 का इंडेक्स था 200। ये था 2012 13 का इंडेक्स। क्लियर है? ये 200। तो लीजिए 6 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाई 200। 6 लाख वो ईयर का इंटरेस्ट, वो ईयर का इंडेक्स जिस साल तुम ट्रांसफर कर रहे हो, डिवाइडेड बाई वो ईयर का इंडेक्स जिस साल तुमने एक्वायर किया था, ठीक है। और उसका निकाल लो। फिर गोल्ड का भी निकालते हैं। गोल्ड का, गोल्ड का बताओ कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना था? कितने में एक्वायर किए थे गोल्ड को? गोल्ड को आपने एक्वायर कितने में किया था? 8 लाख में एक्वायर किया था भैया, 8 लाख में। क्वेश्चन में दिया हुआ 8 लाख। बेचे कब? बेचे सर प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर का इंडेक्स कितना? 363। खरीदे कब थे? खरीदे कब थे गोल्ड? गोल्ड खरीदे थे 2008 में, अप्रैल 15 2008। तो 2008 9 का देखो तो, अप्रैल 15 हो गया ना, अप्रैल से अगला मार्च तक 2008 9 होगा ना। तो 2008 9 का इंडेक्स देखो, मतलब आपको देख देख के करना है। आपको याद कौन सा करना है? याद बस ये सब करना है, 2001 2, ये 23 24, ये 24 25 25 26, बस इतना याद करना है। बाकी सब देख देख के क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो 2008 9 का कितना है? 137, 137 इंडेक्स, 137।
निकाल दोनों का निकाल। 6 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 200। फर्स्ट का निकलेगा 1089, 10,89,000। सेकंड का निकलेगा 8 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 137। सेकंड का निकलेगा 21,19,708। ठीक है, क्लियर है ना। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है क्वेश्चन में। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ है, सिर्फ एक्वाजिशन के बारे में दिया हुआ है। इसको लेस करके निकाल कैपिटल गेन। 35,28,000 लेस 10,89,000। यहाँ पे कितना निकलेगा बता। यहाँ पे निकलेगा 24,39,000। ठीक है, यहाँ पे 25 लाख लेस 21,19,708। यहाँ पे 3,80,292। लेस कर दीजिए एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54। क्यों सर? क्योंकि एक घर खरीदा ना। अरे घर बेच के घर खरीदा तो एक 54 का एग्जाम्शन मिलेगा ना। एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54, घर बेच के घर खरीदा तो इतने इतने रुपए का उसको एग्जाम्शन मिल जाएगा। इतने रुपए का उसको क्या मिल जाएगा? एग्जाम्शन मिल जाएगा। तो हाउस वाला कौन सा था? ये वाला था सर। इतने रुपए का उसको एग्जाम्शन मिल जाएगा, 12 लाख का एग्जाम्शन उसको मिल जाएगा। ये तो बेटा नील। निकालिए कितना। 24,39,000 लेस 12 लाख कितना निकला बताइए। 12,39,000, 3,80,292। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम लोग भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या भैया? लिख लेना, फेल हो जाओगे। लिख लेना, फेल हो जाओगे। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, आप लोग मत लिखिएगा, आप लोग मत लिखिएगा बाबू। ठीक है, चलिए हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, बिल्कुल सेम टू सेम, हूबहू, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क। होमवर्क जो जो दे रहा है होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला देखिए। मिस्टर यादव, द ओनर ऑफ द फर्म, फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-2025। हम लोग को बोला कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ठीक है, मतलब असेसमेंट ईयर का बोला, मतलब कि 25-26 का निकालने बोला। हम लोग को दो ठो एसेट दिया हुआ है, दो ठो एसेट। हम लोग को मशीनरी दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ है। मशीनरी भी दिया हुआ है, लैंड भी दिया हुआ है। मशीनरी भी दिया हुआ है, लैंड भी दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को डेप्रीशिएशन तो लगेगा नहीं, डेप्रीशिएशन फेप्रीशिएशन लगेगा नहीं। देखिए, मशीनरी का टोटल वैल्यू कितना है? मशीनरी का टोटल वैल्यू है एक 2 लाख, एक 1,50,000। तो मतलब मशीनरी का टोटल वैल्यू कितना? 3,50,000। देखिए, ठीक है, एक तो हम लोग को WDV का वैल्यू था, एक असेट परचेज किया गया था। तो मशीनरी का टोटल वैल्यू कितना? 3,50,000। मतलब एक्वायर कितना किए थे मशीनरी? 3,50,000। 3,50,000 का मशीनरी है। ठीक है, फिर बोला गया मशीनरी को सेल कर दिए। मशीनरी को हम लोग सेल कर दिए 4 लाख में। 4 लाख में हम लोग मशीनरी को सेल कर दिए। ठीक है, एक्वायर एक्वायर कितना में किए थे? 3,50,000 और 4 लाख में सेल कर दिए, सीधा सा बात। ठीक है, अब डेट ऑफ एक्वाजिशन देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सेल हम लोग कब किए? मशीनरी एक्वायर कब किए उसका डेट नहीं दिया हुआ है। मशीनरी एक्वायर कब किए उसका उसका डेट हम लोग नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी एक्वायर कब किए इसका डेट हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तब तो हम लोग पता लगा पाते लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। बस दिया हुआ है कि 1/4/2024 को बेच दिए, तो हम लोग इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से करेंगे। अब देखिए, लैंड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक है मशीनरी, एक है लैंड। अब दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है लैंड का। देखिए, लैंड एक्वायर किया गया 23 जनवरी 2021 और बेचा गया 22 मार्च 2025। तो देखिए,
अगर सेल 23 जुलाई 2024 के बाद हो, अगर सेल 23 जुलाई 2024 के बाद हो तो सेकंड वाला ऑप्शन कीजिएगा, सेकंड वाला ऑप्शन, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेने का। अगर सेल 23 इफ ट्रांसफर टेक्स प्लेस आफ्टर 23 जुलाई 2024, फिर इंडेक्सेशन बेनिफिट मत लीजिएगा, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट इधर नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि सेल 23 जुलाई 2024 के बाद हुआ है। 23 जुलाई 2024 के बाद अगर सेल होता है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लीजिएगा, ठीक है। इसका भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेल प्रोसीड सब कुछ दिया हुआ है। चलिए करते हैं, निकालते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसे ही एक फॉर्मेट बनाइए, दोनों एक साथ करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8। अपने को क्या निकालने बोला है? अपने को निकालने बोला कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 2026, ठीक है। इसका हम लोग कैसे करेंगे? पर्टिकुलर एक लैंड का कॉलम बनाइए, एक मशीनरी का कॉलम बनाइए। तो लिखिए पर्टिकुलर्स, एक मशीनरी का कॉलम, एक लैंड का कॉलम। आइए, मशीनरी को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जैसे करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जैसे कीजिएगा, ठीक है। देखिए लिखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, पहले पहले लिखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेल प्रोसीड्स। मशीनरी कितने में बिका? 4 लाख में मशीनरी बिका, मशीनरी 4 लाख में बिका। लैंड कितने में बिका? लैंड कितने में बिका? लैंड बिका 30 लाख में, लैंड बिका 30 लाख में, देखिए दिया हुआ है, लैंड बिका 30 लाख में। ये नोट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, लेस कीजिए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो ये कोई एक्सपेंस लगा था क्या सेल वेल में? नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ था, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नहीं दिया हुआ था। तो जो बचेगा उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? उसको अपने लोग बोलेंगे नेट सेल कंसिडरेशन। जो बचेगा उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है क्या? नहीं लेना है। लेना है क्या? नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज सेल हुआ है 23 जुलाई 2024 के बाद, सेल हुआ है 23 जुलाई 2024 के बाद, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेना है। इफ सेल्स टेक्स आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेना है। तो सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लीजिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सीधा इसका कॉस्ट ले लीजिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मशीनरी का कितना है बता? मशीनरी को कितने में एक्वायर किया था भैया? 3,50,000, ये 2 लाख, ये 1,50,000, ठीक है। मतलब हमारे पास 2 लाख पहले से था, 1,50,000 और खरीदे तो हमारा 3,50,000 में एक्वायर किया था ना। बिल्कुल सर, तो 3,50,000 में हमने मशीनरी को एक्वायर किया। लैंड को बता, लैंड को कितने में एक्वायर किया? लैंड को 6 लाख में एक्वायर किया, लैंड को हम लोग 6 लाख में एक्वायर किए, ठीक है। तो इसका कितना बचा? 50,000। इसका नाम रखना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि यहाँ पे डेट फेट नहीं दिया हुआ है कि कब एक्वायर किए, कब खरीदे, कब नहीं खरीदे, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसका नाम रखना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मशीनरी का नाम रखना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इसका कितना निकलेगा बता? इसका निकलेगा 24 लाख। लैंड वाला नाम रखना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फुल फॉर्म में लिखना, फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। चलिए आई नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आई। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए डिवेंचर गोल्ड, याद रखिएगा डिवेंचर गोल्ड पे चाहे वो 23 जुलाई 2024 के पहले का हो या बाद का हो, इंडेक्सेशन बेनिफिट कभी मत लेना। डिवेंचर और गोल्ड पे इंडेक्सेशन बेनिफिट कभी मत लेना, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना ही नहीं है डिवेंचर और गोल्ड पे, ठीक है।
चाहे सेल 23 जुलाई 2024 को हुआ है, उसका बाद हुआ है, उसका पहले हुआ है, कोई मैटर नहीं करता। डिबेंचर और गोल्ड पे इंडेक्सेशन बेनिफिट मत लेना, मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मत निकालना डिबेंचर और गोल्ड पे। डिबेंचर और गोल्ड पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेने का, ठीक है? क्लियर है? चलो आ जाओ, देखो देखो क्या दिया हुआ है अपने को। यहाँ 3 आइटम दिया, डिबेंचर, गोल्ड, बिल्डिंग। याद रखिएगा, डिबेंचर और गोल्ड पे कभी भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लीजिएगा, चाहे सेल बिफोर हुआ है आफ्टर हुआ है, कोई मैटर नहीं, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेने का, ठीक है? तो डिबेंचर का जो सेल ये करके जो अमाउंट हुआ वो 6,48,000 आया, इसका 18,22,000, इसका 25,11,900, ठीक है? कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन भी इन सब का दिया हुआ है, डेट ऑफ एक्वाजिशन भी इन सब का दिया हुआ है। लेकिन सर ये फेयर वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 क्यों दिया हुआ है? किसी का भी तो एक्वाजिशन हम लोग ये 2001 से पहले नहीं किए हैं, कोई भी एसेट तो हम लोग 2001 के पहले एक्वायर नहीं किया, तो ये एफएमबी क्यों दिया हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू क्यों दिया हुआ है? ये बेटा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है तुम लोग को, बोका बनाने के लिए दिया हुआ है, बोका बनाने के लिए दिया हुआ है तुम लोगों को, कुछ नहीं, ठीक है? बोला अज्यूमिंग दैट द बिजनेस इनकम इज 3,47,500, डिटरमाइन हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-2026। हम लोगों को बोला याद, हम लोग को बोला मान लो उसका बिजनेस भी है और बिजनेस इनकम 3,47,500 है, और पूरा टोटल निकालो, पूरा टोटल इनकम निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कैपिटल गेन का निकाल लेते हैं, ठीक है? हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या बोला, हम लोग को इस क्वेश्चन में बोला टोटल इनकम निकालो, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम अगर निकालने बोला मतलब कैपिटल गेन का इनकम और बिजनेस इनकम को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम निकल जाएगा, ठीक है? कैपिटल गेन का इनकम और बिजनेस इनकम को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम निकल जाएगा। तो लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मधुसूदन फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 ये 26। हम लोग को क्या बोला, टोटल इनकम निकालने के लिए। तो टोटल इनकम में कुछ भी नहीं आएगा, कैपिटल गेन का इनकम और बिजनेस का इनकम आएगा, बस जोड़ देंगे, बस बात खत्म, इतना ही, इतना ही, इतना ही ये बनेगा फॉर्मेट, ठीक है? अब वर्किंग नोट पे आइए। वर्किंग नोट में हम लोग कैपिटल गेन निकालना है, जो हम लोग मेन सब में क्या करते थे वो इस बार वर्किंग में करेंगे। वर्किंग में हम लोग करेंगे कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन, ठीक है? तो लिखिए वर्किंग में कीजिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर मधुसूदन फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। आइए आप कैल आइए, कितना आइटम दिया हुआ है? 3 आइटम दिया हुआ है सर, 3 आइटम दिया हुआ है, एक तो डिबेंचर, एक गोल्ड, एक बिल्डिंग। आइए यहाँ पे बनाइए डिबेंचर, यहाँ पे बनाइए गोल्ड, यहाँ पे बनाइए बिल्डिंग, एक ही में तीनों काम कर दीजिए, बेकार का घोचपोच मत कीजिए, एक ही में तीनों काम कर देंगे। पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखिए डिबेंचर्स, गोल्ड, बिल्डिंग, ठीक है? याद रखिएगा डिबेंचर और गोल्ड में कभी भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेने का, कभी भी मत लीजिएगा इंडेक्सेशन बेनिफिट। और बिल्डिंग में आप इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हैं नोट डाल के, लेकिन बिल्डिंग में भी क्यों लेने का भाई, बिल्डिंग में भी मत लो, बिल्डिंग में भी मत लो इंडेक्सेशन बेनिफिट, ठीक है? छोड़ दो, सबका ऐसे ही कर दो, समझे ना? लिखो यहाँ पे सबसे पहले लिखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये बताओ कितने कितने में बेचा, कितने कितने में बिका? डिवेंचर बेचा 6,48,000 का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। गोल्ड बेचा 18,22,000 का। बिल्डिंग बेचा 25,11,900, ठीक है? लेस करो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, क्या लेस करो? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नहीं दिया हुआ है अपने को, ठीक है? लेकिन फिर भी लिखना है, फिर भी लिखना है, नहीं दिया हुआ तो क्या हुआ, लिखना है। मतलब 6,48,000 ही उतरेगा, 18,22,000 ही उतरेगा यहाँ पे, और 25,11,900 ही उतरेगा यहाँ पे। इसको आप लोग क्या बोलोगे? इसको आप लोग बोलना नेट सेल कंसीडरेशन, ठीक है? अब इसमें से
क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन निकलेगा या कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन निकलेगा? इंडेक्सेशन बेनिफिट मत लेना, डिबेंचर और गोल्ड अगर रहे, डिबेंचर और गोल्ड के केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट मत लेना। तो लिखो सीधा ऐसे ही कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन लिख दो, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन बताओ तो कितना कितना में एक्वायर किए थे? 1,85,000, 8,42,400 और ये 9 लाख। 1,85,000, 8,42,400 और ये 9 लाख। अब बोलोगे भैया बिल्डिंग का सेल तो, बिल्डिंग का सेल तो, बिल्डिंग का जो सेल हुआ, बिल्डिंग का सेल के बारे में तो कुछ दिया नहीं हुआ है। अच्छा सेल के बारे में तो दिया हुआ है, देखिए वैसे भी सेल कब हो रहा है? 10 अक्टूबर 2024 को। अगर 23 जुलाई 2024 के बाद अगर सेल हो रहा है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेना है। अगर 23 जुलाई 2024 के बाद सेल हो रहा है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेना है, इसीलिए बिल्डिंग का भी नहीं ले रहा है, बिल्डिंग का भी इसीलिए नहीं ले रहा है इंडेक्सेशन बेनिफिट। ठीक है, वैसे बता दो डिबेंचर और गोल्ड के केस में वो चाहे 23 जुलाई के पहले चाहे 23 जुलाई के बाद कोई मैटर नहीं करता, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लीजिएगा बिल्डिंग और नहीं नहीं, बिल्डिंग और गोल्ड नहीं, गोल्ड और डिबेंचर के केस में, गोल्ड और डिबेंचर के केस में, गोल्ड और डिबेंचर के केस में। ठीक है, चलिए और एक बार लेस कीजिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है क्या? नहीं है क्वेश्चन में, तो नहीं है तो नहीं लिखिए। निकालिए कितना, कितना निकलेगा निकालिए, लेस कीजिए सबको। 6,48,000 लेस 1,85,000, 4,63,000 इधर, फिर 18,22,000 लेस 8,42,400, 9,79,600 इधर, फिर 25,11,900 लेस 9 लाख, फिर 16,11,900 इधर। ठीक है, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये मतलब ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को। स्टेट वेदर द फॉलोइंग एसेट्स आर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। हम लोगों को बोला कि ये बताओ कि कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है और कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो ज्वेलरी जो 15 मई 2020 को परचेस किया गया था उसको 2024 में सोल्ड किया गया। 24 महीने से ज्यादा है ना, 24 महीने से ज्यादा है ना, 24 महीने से अगर ज्यादा कोई असेट एक्वायर करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, कोई भी असेट को आप 24 महीने से ज्यादा एक्वायर करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। फिर बोला शेयर्स इन सन लिस्टेड, लिस्टेड परचेस ऑन 20/2/2022 और उसको बेच दिया गया 21/12/2024 को। तो शेयर्स के केस में अगर 12 महीने से ज्यादा अगर आप कोई एसेट एक्वायर करते हो, शेयर्स के केस में अगर कोई शेयर्स आप अगर कोई लिस्टेड शेयर्स 12 महीने से ज्यादा रखते हो, अगर लिस्टेड शेयर्स अगर 12 महीने से ज्यादा रखते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाता है। फिर बोला गया शेयर्स ऑफ मून लिमिटेड जो कि लिस्टेड है, जो परचेज किया गया था 19 जनवरी 2001 और बेचा गया 22/5/2024, तो वो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही है। अगर शेयर्स के केस में, शेयर्स के केस में वो जो 4 आइटम्स जो लिखवाए थे वो 4 आइटम्स के केस में अगर 12 महीने से ज्यादा अगर आप रखते हो तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट घोषित हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए बस इसमें अपने को इतना ही बोलना था, इतना ही अपने को बोलना था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। 11 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर कैपिटल एसेट और नॉट। हम लोगों को बोला है कि ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है। तो यहाँ पे बोला मोटर कार, मोटर कार हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, तो ये क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल पर्सनल यूज के लिए है। ये क्या है? मूवेबल पर्सनल यूज के लिए है, तो ये कैपिटल एसेट नहीं है, नॉट कैपिटल एसेट। और बोला रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स भी कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है, हमारा कैपिटल एसेट नहीं है ये सब। ठीक है, चलिए तो बोथ आर नॉट ए कैपिटल एसेट।
वो जो आपको डेफिनेशन समझाए थे एक्सेप्ट एक्सेप्ट वाला, कोई भी मूवेबल पर्सनल गुड्स जो होता है वो नॉट कैपिटल एसेट, और ये भी कैपिटल एसेट अपना नहीं है, ये भी कैपिटल एसेट नहीं है, ये भी कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। चलिए ये सम को आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 14 करके बाय बाय गुड बाय कर देते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग। मिस्टर सरकार फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-2025। एक तरफ लैंड का दिया हुआ है, एक तरफ रेसिडेंशियल हाउस का दिया हुआ है। लैंड एक्वायर किए थे 1 जुलाई 1995 और लैंड को बेचे 1 जून 2006, 1 जून 2024। लैंड को हमने बेचा कब? 1 जून 2024 को। और एक्वायर कब किया था? 1 जुलाई 1995 को एक्वायर किया था। मतलब क्या लगेगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है कि नहीं लेना है? हाँ सर लेना है इंडेक्सेशन बेनिफिट, क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट ये बोलता है 23 जुलाई 2024 के पहले पहले अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो देन इंडेक्सेशन बेनिफिट लो। अगर 23 जुलाई 2024 के पहले अगर आप सेल कर रहे हो तो देखो ना, सेल सेल कब हो रहा है? 1 जून 2024। अगर 23 जुलाई 2024 के पहले सेल हो रहा है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट अपने को लेना है। और यहां पे भी इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है दोस्तों, क्योंकि 15 जून 2024 को ही सेल हो रहा है। और हमने तो पढ़ा था बेटा 23 जुलाई 2024 को सेल होना चाहिए, तो यहां पे भी इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है, यहां पे भी इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है, सीधा सा बात है, ठीक है। और सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। सर जी एक बात बताइए, ये जो लैंड है ये तो हमने 2001 के पहले एक्वायर किया था, ये जो लैंड है ये तो हमने 2001 के पहले एक्वायर किया था। हाँ तो अगर 2001 के पहले आप कोई असेट एक्वायर करते हो तो कॉस्ट और एफएमबी उसमें से जो हायर रहता है वो देखा जाता है, उसमें जो हायर रहता है वो देखा जाता है। चलिए आइए ना करते हैं, एक बार इसका फॉर्मेट बनाइए आप लोग। आइए करते हैं। देखिए सोल्यूशन कौन सा समय? क्वेश्चन नंबर 13। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आइए देखिए, लिखिए आप, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर सरकार फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। यहाँ पे दो कॉलम बनाना, दो कॉलम, दो चीज दिया हुआ ना, दो दो कॉलम बनाना, एक तो लैंड का एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, लैंड का एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, एक बार में कर देंगे। तो लिखो पर्टिकुलर्स लैंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, लैंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग। सबसे पहले लिखो सेल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहले अपने लोग क्या लिखते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितने में खरीदा था लैंड बता? लैंड 8 लाख में खरीदा, रेसिडेंशियल बिजनेस रेसिडेंशियल बिल्डिंग 35 लाख में खरीदा, ठीक है। लेस करो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। सेल में कितना एक्सपेंस लगा? सेल में कितना कितना खर्चा हुआ बता तो? यहाँ पे दिया हुआ है 1% ऑफ द सेल वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ है 2% ऑफ द सेल वैल्यू, ठीक है। लैंड के केस में 1% ऑफ द सेल वैल्यू, तो लैंड के केस में बोला 1% ऑफ सेल वैल्यू, 1% ऑफ 8 लाख, इट मीन्स मतलब 8,000। और बिल्डिंग के केस में बोला है, बिल्डिंग के केस में बोला 2% ऑफ सेल वैल्यू, मतलब 2% ऑफ 35 लाख। ये 2% ऑफ ये 2% ऑफ 35 लाख कितना होता है बताओ? 70,000, 70,000। निकाल कितना निकलता है? 8 लाख माइनस 8,000, 7,92,000। और 35 लाख माइनस 70,000 कितना? 34,30,000। इसका नाम देना नेट सेल कंसीडरेशन, नेट सेल कंसीडरेशन, इसका नाम देना नेट सेल कंसीडरेशन। लेस करना है इसमें से,
लेस करना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, क्योंकि भैया इंडेक्सन बेनिफिट तो लेना है ना। सेल 23 जुलाई 2024 के पहले पहले हो रहा है, अगर सेल 23 जुलाई 2024 के पहले हो रहा है तो इंडेक्सन बेनिफिट लेना है, वरना नहीं लेना है, सिंपल सा बात है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, सर ये निकालना कैसे है बताइए, निकालना कैसे है बताइए सर। तो आइए पहले बिल्डिंग का तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना भैया, बिल्डिंग का तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज बिकॉज बिल्डिंग का बोला है, बिल्डिंग बिल्डिंग का बोला है, तो एक्वायर हुआ था 2001 से पहले, 2001 से पहले ना। वर्किंग नोट नंबर 1, बिल्डिंग acquired बिफोर 1 अप्रैल 2001। तो बिल्डिंग 1 अप्रैल 2001 से पहले हमने एक्वायर किया था, बिल्डिंग को 1995 में ही एक्वायर किया था। तो अगर आप वैसा सर्कमस्टेंसेस में हो, अगर आप एसेट एक्वायर किए हो 1 अप्रैल 2001 के पहले, तो आपको दो चीज देखना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट और दूसरा एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001। ये बताइए कॉस्ट कितना था, कितने में एक्वायर किए बिल्डिंग को, कितने में एक्वायर किए सर, 60,000 में एक्वायर किए बिल्डिंग को हमने, 60,000 में एक्वायर किए थे। और 2001 के हिसाब से एफएमबी कितना है, 2001 के हिसाब से एफएमबी है 2 लाख, 2001 के हिसाब से एफएमबी है कितना, 2 लाख। तो किसको लेके सम करेंगे, जो हायर रहेगा, जो हायर रहेगा उसको लेके, मतलब 2 लाख को लेके सम करेंगे। अगर कोई असेट आप 2001 से पहले खरीदते हो तो कॉस्ट लेना उसका और एफएमबी लेना एज ऑन 1/4/2001, जो हायर रहेगा उसको लेके सम बनाना, मतलब 2 लाख को लेके सम बनाना है। तो बिल्डिंग का जो इंडेक्स कॉस्ट निकालेंगे ना अपने लोग, तो 2 लाख को लेके करना है। तो 2 लाख इंटू, ये बेचे कब बिल्डिंग, हमने बेचा कब बिल्डिंग, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में बेचा, तो प्रीवियस ईयर का इंडेक्स कितना था, 363। नहीं नहीं, हम लोग बेचे कब बिल्डिंग, 363। एक्वायर कब किए थे ये बिल्डिंग एक्वायर कब किए थे, 1995 दिया हुआ ना, तो ये 2001 के हिसाब से लेना है, 2001 के हिसाब से ले लो, ये 2001 के हिसाब से ले लो, मतलब 100, 100 ना, 100। तो 2 लाख इंटू 363 डिवाइड बाय 100, कितना निकलेगा, 726,000। लैंड का निकालते हैं अभी, लैंड का निकालते हैं। ये बताओ लैंड कितने में एक्वायर किया था अपने लोग, लैंड तो 2006 में एक्वायर किया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2001 के पहले एक्वायर किया हो तो फिर उसका वैल्यू निकालने के लिए एफएमबी और कॉस्ट जो हायर रहता है वो लेते हैं, लेकिन लैंड तो 2006 में एक्वायर किया था। तो लैंड को कितने में एक्वायर किया था, 6,50,000 में, 6,50,000 में ना, 6,50,000 में, ओके, 6,50,000 में। लैंड को बेचा कब सर, प्रीवियस ईयर में लैंड को बेचे। अगर प्रीवियस ईयर में लैंड को बेचे तो प्रीवियस ईयर का इंडेक्स कितना है सर, 363। ठीक है, लैंड को खरीदा कब था, 2006 में। लैंड को खरीदा कब था, ये 10/12/2006, तो 2006-7 का इंडेक्स देख, इंडेक्स के पेज में जाओ और 2006-7 का इंडेक्स देखो, इंडेक्स के पेज में जाओ और 2006-7 का इंडेक्स देखो, 122 दिया हुआ है, 122। ठीक है, ये सब आपको गिवन गिवन रहेगा, बस आपको लेटेस्ट ईयर का ये जो 363 है ना, ये याद करना पड़ेगा, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का जो इंडेक्स है वो याद करना पड़ेगा। तो 122, ठीक है, कितना निकलेगा बता, 6,50,000 इंटू 363 डिवाइड बाई 122, ये निकलेगा आपका, यहाँ पे तो निकला 7,26,000, बिल्डिंग का निकला 7,26,000, ये आपका निकलेगा 19,34,016। जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 7,26,000 प्लस 19,34,016, तो आपका आएगा 26,60,016, 26,60,016, ठीक है।
क्वेश्चन में देखो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में देखो तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दिया हुआ है क्या? हाँ सर, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, लैंड का दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, लैंड का दिया हुआ है। ठीक है सर, लैंड का दिया हुआ तो लैंड का ले ले। लेस कर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को क्या करते हैं? लेस करते हैं। लेस कर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सिर्फ लैंड का दिया हुआ है तो लैंड का निकालो। कितना दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? 1 लाख। 1 लाख दिया हुआ है तो 1 लाख। ये बताओ कि हम कब बेचे लैंड? लैंड हम कब बेचे? लैंड हम प्रीवियस ईयर बेचे, तो प्रीवियस ईयर का इंडेक्स कितना? 363। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कब लगाया गया था? 2012 को, तो 2012 का इंडेक्स बता। 2012 का इंडेक्स बता, जल्दी कर। अरे देख के ही बताओ, लेकिन 2012 का बताओ। 2012 का इंडेक्स कितना था? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बगल में एक डेट दिया होगा 2012 ना, तो 2012 का इंडेक्स बताओ ना कितना? 200। तो 2012 12-13 का इंडेक्स कितना है? 200। ये सब दिया हुआ रहेगा। जिस साल आपने एक्वायर किया ना, उसका इंडेक्स दिया हुआ रहेगा। जिस साल आपने एक्वायर किया उस साल का इंडेक्स क्या होगा? दिया हुआ रहेगा। निकालो। 1 लाख इंटू 363 डिवाइड बाई 200, 1,81,500। 1,81,500। चलिए जोड़िए, सॉरी घटाइए। सॉरी, हम ये क्या कर दिए? ये तो बिल्डिंग का कॉलम था ना, ये लैंड का कॉलम था। अच्छा सॉरी, सुनो 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 सुनो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन ना, ये बिल्डिंग बिल्डिंग का कॉलम है ये। मतलब कि बिल्डिंग का कॉलम है, बिल्डिंग का अमाउंट ही लिखना है। लैंड का कॉलम में लैंड का अमाउंट लिखना है। ठीक है। लैंड का अमाउंट कितना निकला था? 19,34,016। लैंड का अमाउंट कितना निकला था? 19,34,016। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी किसका था? सिर्फ लैंड का था। ले लीजिएगा सिर्फ। सबको आप घटाइए, घटा के निकालिए कितना निकल रहा है। 7,92,000 लेस 7,26,000। 7,92,000 लेस 7,26,000। 66,000 का निकलेगा यहाँ पे। ठीक है। और फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग का निकालिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। तो 34,30,000, 34,30,000 लेस 19,34,016 लेस 1,81,500। ठीक है, तो कितना निकलेगा यहाँ पे? यहाँ पे 13,14,484। 13,14,484 निकलेगा। ठीक है। इसको आप लोग बोलोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और हम लोग एक बिल्डिंग को बेच के बिल्डिंग भी खरीदे हैं। देखिए, बिल्डिंग को बेच के बिल्डिंग भी खरीदा गया था। देखिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर सरकार परचेस ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 11,50,000। अगर आप घर को बेच के अगर घर खरीदते हो तो आपको एग्जामिशन मिलता है अंडर सेक्शन 54। घर बेच के घर खरीदते हो तो एग्जामिशन मिलता है अंडर सेक्शन 54। तो लेस कीजिए एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54। आपको कितने का एग्जामिशन मिलेगा सर? 11,50,000 का। घर बेच के घर खरीदे हो तो एग्जामिशन आपको मिलेगा। बताइए कितना निकलेगा? 13,14,484 लेस 11,50,000। तो 1,64,484। ये क्या है आपका? ये है टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लोग इसी को बोलोगे। ठीक है, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप क्लियर हो गया। आइए एक लास्ट सम फटाफट फटाफट करते हैं और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए, आकाश एक्वायर्ड ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन 5
जून ये 2021, मतलब आकाश जो है वो एक लैंड का टुकड़ा एक्वायर किया। कब एक्वायर किया? 5 जून 2021 को एक्वायर किया। कितने में एक्वायर किया? 9,15,000 में एक्वायर किया। जिसको वो सोल्ड करता है, जिसको वो सोल्ड करता है 10 जनवरी 2025। मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है क्या? नहीं लेना है। इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है क्या? नहीं लेना है। अगर 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आप सेल कर रहे हो तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लीजिएगा। सेकंड वाला ऑप्शन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेकंड वाला ऑप्शन प्रेफर कीजिएगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेना है, ठीक है। फिर यहां पे बोला द एक्सपेंस ऑफ द ट्रांसफर वाज 1,17,500, मतलब कि एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितना लगा? 1,17,500। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितना लगा? 1,17,500। आकाश मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ऑन 10 फेब्रवरी टू अच्छा, मतलब ये 10 फरवरी को आकाश ने इन्वेस्टमेंट किया। आकाश ने इन्वेस्टमेंट किया। तो याद रखिएगा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, बॉन्ड्स वॉन्ड्स पे लगाता है ना, तो उसको एग्जामिशन मिलता है अंडर सेक्शन 54C, अंडर सेक्शन 54EC। ठीक है, याद रखिएगा बस। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, बॉन्ड्स वॉन्ड्स पे पैसा ऐसा लगाता है ना नॉर्मली, तो उसको एग्जामिशन मिलता है अंडर सेक्शन 54EC। ठीक है, बस ये लास्ट सम है, और कुछ नहीं पूछेगा। ये एडवांस सम है, ये एडवांस सम है। ऐसा ऐसा सम्स नहीं पूछेगा, ऑलरेडी सम्स करवा दिए। ठीक है, तो एग्जामिशन मिलता है अंडर सेक्शन 54EC। तो हम आपको बता देते हैं किस तरीके से निकालना है। देखिए, अब सोल्यूशन करते हैं, फटाफट करते हैं। ठीक है, फटाफट करते हैं, टाइम नहीं है। ये सोल्यूशन नंबर 14। हम क्या बोले? इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है क्या? नहीं लेना है। ठीक है, ऊपर में लिख दीजिएगा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ आकाश फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 to 26, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर का कॉलम और अमाउंट का कॉलम, सीधा सा बात है। पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम, ठीक है ना। यहां पे लिखिए पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट में लिखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में बेचा? देख के बता क्वेश्चन में, कितने में बेचा? कितने में बेचा बता? तो 39 लाख में बेचा। लैंड को कितने में बेचा? 39 लाख में बेचा। ठीक है, लेस करो। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर सेम ही तो कर रहे हैं। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, लैंड को बेच के कितना एक्सपेंस खर्चा हुआ? 1,17,500। लेस कर, लेस करके बता कितना? 39 लाख लेस 1,17,500, तो निकलेगा 37,82,500। ठीक है, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? नेट सेल कंसीडरेशन, नेट सेल कंसीडरेशन। ठीक है, अब ये बताओ इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है क्या? नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 23 जुलाई 2024 के बाद सेल हुआ है। अगर बिक्री 23 जुलाई 2024 के बाद हुआ है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मत लेना। कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन लेस कर, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना है? 9,15,000। डायरेक्टली बिठा दे, जैसे शॉर्ट टर्म में बिठाता था। डायरेक्टली बिठा। 9,15,000, 9,15,000। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है क्या क्वेश्चन में? नहीं है, फिर भी लिखोगे। नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं है तो मत लिखो, मतलब कि नील लिख के छोड़ दो। ठीक है ना, ओके। जो बचा उसका नाम क्या पड़ेगा? जो बचा उसका नाम पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 37,82,500 लेस 9,15,000, बचा कितना? बचा 28,67,500। इसका नाम रखना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और मैंने क्या बोला कि अगर आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो, लैंड को बेच के अगर आप कुछ और इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको आपको मिलता है एग्जाम्शन, 54EC का एग्जाम्शन मिलता है। लेस करना डिडक्शन अंडर सेक्शन 54EC का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। कितने का? 10 लाख का। 10 लाख का दिया हुआ है, देखो 10 लाख, 10 लाख का आपको डिडक्शन मिलेगा।
तो सीधा सा लिख देने का 10 लाख। 10 लाख का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। लेस करो कितना निकलेगा, 18,67,500। इसको आप बोलोगे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से ये चैप्टर को डन कर लिए। एक बार प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अगर आपको बहुत अच्छा लगा है ये चैप्टर। थैंक यू सो मच, मेहनत किया और आपके लिए पूरा रिकॉर्ड कर दिया। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।